विस्तार से जिस तरीके से एक सिनेमा लाया है, मैं राहुल जी के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं इनको मिलने के लिए गया था इनके ऑफिस के अंदर, और इन्होंने बोला कि विक्रांत जी मैंने कुछ चीज बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट जरा देख लोगे क्या, 2 मिनट्स खाली देखोगे क्या। मतलब ठीक है 2 मिनट देख लेते हैं। और मैं 2 मिनट देखने के लिए बैठ गया, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो मूवी कब खत्म हो गई, और मैं पूरी तरीके से ट्रैप हो गया, और मैं चाहकर भी वहां से उठ नहीं पाया। और मैंने उसी दिन उनको कमिटमेंट कर दिया कि राहुल जी इस साल के होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में मैं आपकी मूवी फिजिकली स्क्रीन करूंगा, ये प्रॉमिस है आपका। और आज हम लोग साथ में कॉन्फ्रेंस बैठे हैं। तो राहुल जी एक बात बताइए, इतनी ट्रैप्ड मूवी लिखने के लिए आपको कितना वक्त लगा, और इसके लिए क्या डेडिकेशन था, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली ये फिल्म अनफिनिश्ड वॉइस यानी अधूरे शब्द है इस फिल्म का मतलब नाम हिंदी में अगर हम कहें। इस फिल्म को लिखने में एक्चुअली मेरा जो एक असिस्टेंट है वो उसने ये कहानी लेकर के वो मेरे पास आया, बट वो कहानी जैसा वो लेके आया वैसा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उस कहानी को पूर्ण रूप से चेंज किया और उस कहानी को अलग तरीके से डेवलप। फिर सारी चीज़ें तैयारी हुई और इस फिल्म को हमको मतलब समझ लिए कि डेवलप करने में लगभग 7 to 8 days लगा इस स्टोरी फिल्म के रूप में लेकर। और शूटिंग करने में हमें 3 दिन का रिहर्सल और 3 दिन की शूटिंग, एडिट वगैरह मिला करके अप्रोक्सीमेटली 1 month हम लोगों ने खर्च किया है इस फिल्म पे। और होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ भी अच्छा कुछ हो लोगों को, तो वहाँ के लोग भी ट्रैप हो, एक मिनट, वहाँ के लोग भी ट्रैप हो गए जैसे आप 2 मिनट के लिए ट्रैप हुए थे। तो आपको कैसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी पिक्चर स्क्रीन होने जा रही है फ्रांस में, तो आपको कैसा लग रहा है? ये ना ड्रीम कम ट्रू है, मतलब सपना, एक ऐसा सपना जो बिहार के एक छोटे से शहर से आया हुआ इंसान मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और बहुत कोशिश करके वो एक फिल्म बनाता है। और वो फिल्म इस लेवल पे जाए, मतलब कांस जैसे फेस्टिवल में जा करके और ऑफिशियली मतलब जिस तरीके से सेलेक्ट हुई हमारी फिल्म और वहाँ पे फिजिकली स्क्रीन होने जा रही है, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है हमारी। राहुल जी जैसा सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन ने अभियान की शुरुआत की है कि अगर आपके मूवी के अंदर अगर नए कलाकारों का ब्रेक दे रहे हो, नए राइटर्स को ब्रेक दे रहे हो, तो हम आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो इस अभियान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी कि आप उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन लोगों को सामने लेकर के आ रहे हैं जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक अच्छे राइटर जो बेचारे कहानी लिखते रहते हैं और उनके नाम पे कोई और फिल्म बना ले जाता है, अपना नाम, उनका नाम भी नहीं देता है। दूसरा, जैसे कभी रिसेंटली बहुत से ऐसे केस हुए हैं जो फिल्म के ऊपर केस किया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, कंट्रोवर्शियल बातें हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म तक ले जा रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सिविलियन सिनेमा मतलब हिंदुस्तानी फिल्म को बचाने का जो मुहिम है आपका, ये बहुत आगे तक जाएगा और मेरे जैसे बहुत से ऐसे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं जो बहुत ज़्यादा ही इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे और अच्छी अच्छी फिल्म बनाना चाहेंगे। दोस्तों मैं बताऊंगा कि गए 5 साल में हम लोग ने लगभग 19 फिल्में कांस में यहाँ से भेजी है इंडिया से, जिसमें से 5 फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ 6 फिल्मों को फिल्म फेयर अवार्ड में मिला है। तो ये हमारा अचीवमेंट है 5 साल का। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सोनाली, आप एज अ डायरेक्टर इनसे मिली थी, और आपने एक बहुत ही अच्छी मूवी की जिसके अंदर एक बड़ी बड़ी, बड़ी आर्टिस्ट भी थी, जरीना वहाब। तो आप एज ए एक्टर मिले, लेकिन इस दूसरी मूवी में एज अ प्रोड्यूसर उनसे जुड़ गए, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि जो पहली वाली स्टोरी थी उसमें मैं ही लीड थी एंड उसमें जो कैरेक्टर परफॉर्म करना था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि ये मैं ही करूँगी परफॉर्म। बट दूसरे वाले में क्या है कि उसमें जो मेन जो कैरेक्टर है वो लड़के का है, जो वो एक्टिंग उसकी, क्योंकि लड़की का एज कम्पेयर टू मतलब अगर आप मेल एक्टर का देखो तो वो थोड़ा सा कम है एक्टिंग, बट इसलिए मैंने उनको बोला कि ये वाला मैं नहीं करूँगी, बट इसमें अगर मैं जुड़ सकती हूँ तो आप मुझे बताइए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप फिर क्रिएटिव प्रोड्यूसर जुड़िए, आप मेरे साथ काम कीजिए। और वैसे भी सिर्फ एक्टर के लिए सिर्फ स्क्रीन पे रहना ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ना आप पीछे रह के भी देखो,
तो आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल चीजें क्या होती है जो कि एक्टर को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। सोनाली, एज ए एक्टर आपको भी जितना वक्त हुआ है मुंबई शहर में, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लड़कियों को जो अपना शहर, अपने सपने और अपने को छोड़ के आती है और यहाँ पे आने के बाद में वो अपने सपनों से थोड़ी बिखर जाती है, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, तो उन लड़कियों को आपकी जर्नी के एक्सपीरियंस के तौर पर क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के माध्यम से? जी, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आप मेरी बात को सीरियस लें, बट मैं एक बहुत ही नॉर्मल बात बोलूँगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। आप जब अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहते हो ना, अपनी मॉम को, अपने डैड को सब बातें बताते हो, तो आपको सही गाइडेंस मिलता है। बट जहाँ आप अपने दोस्तों को अपना टीचर या गुरु बनाने लगे ना, तो उस वक़्त क्या होता है ना, आप अपनी ड्रीम्स या अपनी चीज़ों से भटक जाते हो। तो इसलिए आप फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, तो कोशिश करो कि फैमिली के पास जाओ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिकॉज फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके मम्मी पापा आपको जितना समझ सकते हैं ना, आपके दोस्त या फिर आप जिनके साथ उठते बैठते हो, वो आपको नहीं समझ सकते यार, क्योंकि आप अभी अभी आए हो, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो वो कितना ही जान जाएंगे आपको। बट मैं यही बोलूंगी कि आप फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, जो भी प्रॉब्लम्स है फैमिली के साथ शेयर करो, एंड जो ड्रीम लेकर आए हो ना, हमेशा वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप फैमिली के मतलब आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, आप चिल कर रहे हो या फिर आप जो भी आप कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, क्योंकि मुंबई ये सब करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतना ही समय देना है, क्योंकि मैं एक्टिंग करने आई हूँ, मुझे एक्टर बनना है, मुझे टाइम पास नहीं करना। क्योंकि अगर टाइम पास करना होता तो हम अपने होम टाउन में करते ना, वहां पे अपने दोस्तों के साथ करते, वहां पे पार्टियां करते। फिर मुंबई क्या करने आए हो आप? पार्टी करने के लिए। तो जब आप ये बार बार अपने दिमाग में चलाओगे ना, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि मैं गलत कर रही हूँ, तो सही रास्ता पे चले जाओ। ये सवाल लगता है कि कंटेंट का वो कॉज है, अगर चाहे रील्स हो चाहे माइक्रो ड्रामास हो, बट हाँ, अगर दिन में हम 10 घंटे रील्स देख रहे हैं या माइक्रो ड्रामास देख रहे हैं, तो हाँ, उसकी वजह से ज़रूर तुम रियल लाइफ से जब इतना डिटैच होने लगते हो, वो किसी भी चीज़ हो सकता है, वो सिर्फ आ, 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 तो हाँ, मुझे वो शॉर्ट कंटेंट से मुझे नहीं लगता है कि ये सब हो रहा है, बट आई थिंक वो एक पर्सनल एक लिमिट होना चाहिए कि कितना देख रहे हो, कितना टाइम मोबाइल फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और जैसा आपने बोला, मैं भी कभी-कभी मेट्रो वगैरह में जाता हूँ, तो सबका सर नीचे है, और हमारा फ़िल्म का इंस्पिरेशन भी वही है। मुझे ज़ॉम्बी फ़िल्म्स बहुत पसंद है, और आजकल कभी-कभी हम कहीं जाते हैं तो सब जब मोबाइल फ़ोन्स पे इतना अटैच्ड हैं, तो लगता है कि सब एक तरफ से माइंड उनका ऑफ है और किसी चीज़ में पूरा इन्वेस्टेड है, रियलिटी से कट आउट है। तो मुझे लगता है कि रियलिटी से जब आप इतना डिटैच होने लगते हो, वो उसका रीज़न है। आप क्या कहना चाहोगे सुरेश इस बात के ऊपर? नहीं, बिल्कुल, ये एक्चुअली जो मैंने अपना मैसेज भी दिया इसमें मूवी के थ्रू, कि मतलब मोबाइल ज़रूरी है हमारे लिए, लाइक बट एक एक फाइन लाइन होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट जो है एडिक्शन में ना हो जाए। आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है इस एडिक्शन से दूर होने का? एडिक्शन तो थोड़ा अवेयर रहने वाली बात, जैसे वो राइटर सर हमारे बोल रहे थे, चीज़ों को लेके एडिक्ट होते हैं जो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस अगर रहे इंसान को, तो एडिक्शन से निकल सकते। और जब सर्कल रिवर्स हो जाता है और माँ बाप अपने आप को हताश पाते हैं, क्योंकि वो तो ऊपरी दिल से बोलेंगे कि मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, इस फिल्म में सारे किरदार सावित्री से रिलेटेड है, तो कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, सारे ग्रे होते हैं, सभी गलतियां करते हैं, पर एक्चुअली हीरो वो होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। जैसे सर ने कहा, पिछली फिल्म जब मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि जेन जी, तो आई थिंक वी आर प्रिविलेज दैट जेन जी इज द ओनली जनरेशन नाउ दैट कैन गिव बैक टू देयर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ने आपका ख्याल रखा है, शायद हमारी जनरेशन या आखिरी जनरेशन बची है जो आप अपने सीनियर्स का ख्याल रख सकते। तो यहाँ से अगर इसकी शुरुआत हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अच्छा बताइए कि हरलीन, हरलीन, आप मेरे को बताइए कि पार्था ने जब ये कंसेप्ट को आपको बताया, इस कंटेंट को आपको एक्सप्लेन किया, तो इतना एक इमोशनल और जो अल्जाइमर जो बीमारी है, इसको करने का आपको फैसला क्यों किया?
सबसे पहले तो क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा ये बहुत ही गहरा, बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पार्थ जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं, उनको दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना और इतना मतलब इस रोल के लिए फिट समझा कि मैं कर पाऊँगी। और जब हम लोग वर्कशॉप भी करते थे या रीडिंग भी करते थे, तब ये ख़्याल मन में ज़रूर आता है बतौर एक्टर कि आप ये निभा पाओगे। वो सवाल खुद से आना मुझे लगता है ज़रूरी भी है, लाज़मी है, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं आएगा तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और कहीं न कहीं जब ये टॉपिक मुझे नरेट किया गया और जैसा मैंने ये सुना भी है मतलब अल्जाइमर के बारे में, और कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये मेरा जो है ना दायित्व है ऐसे कॉन्सेप्ट कि मैं अपना योगदान देने का। और जैसा कि आपने कहा और इन्होंने भी कहा, इट्स लाइक अ सर्कल, फुल सर्कल। हम जब बड़े हो जाते हैं जैसे और जब अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं जैसा आपने कहा, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। जो उँगली से हमें पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर हम उनको पे बैक नहीं करते हैं वैसे, फिर हम उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पे। तो वो चीज़ हमें मुझे लगता है एज़ यूथ हमें अपने रूट्स में एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स बिकॉज़ आई फ़ील मतलब पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं है, दे आर लाइक अल्टीमेट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। और अगर आप उनका जितना भी साथ दे सकें, जब जब दे सकें और जितना देना ही चाहिए, मतलब दे सके कि तो सवाल ही नहीं है, उनका साथ देना ही चाहिए। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उनका साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने मतलब दायित्व से पीछे हट गए, क्योंकि देखिए दिस इज लाइक अ कर्मा ऑल्सो। अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, मतलब उस मोटिव से मत करिए, लेकिन दिल से करिए, क्योंकि वही हैं जिन्हों जो आपको इस संसार में लेकर आए हैं। और आज आप जो भी कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो शायद उनकी बदौलत ही बैठी हूँ। ये हम लोग ने जो अभियान शुरू किया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन, और इसके ज़रिए हम लोग ने कंडीशन अप्लाई की है। कंडीशन अप्लाई ये है कि अगर आपके मूवी के अंदर अगर नए कलाकार हैं, नए राइटर्स हैं और नए डायरेक्टर्स को ब्रेक दे रहे हो, तो हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे लाइमलाइट में लाने का कोशिश करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी मुहिम है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ऐसी सोच रखना आज के दौर में बहुत कम लोगों के पास होती है। और जैसा कि आपने ये करना स्टार्ट किया है और आपके वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो वी आर रियली ग्रेटफुल आई वुड से। और ये नहीं होगा तो जैसे न्यू कमर जो एक्टर्स हैं या जो डायरेक्टर जो फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आगे चल के बनाना चाहते हैं, कहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो वो शुरुआत का जो बीज अगर आप बो रहे हैं तो क्या है ये बात। दोस्तों की गए 8 से 10 साल में हम लोग ने ये देखा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर खास करके लड़कियां जो अपने करियर बनाने के लिए आती है इस माया नगरी में, तो वो अपने सपने, अपनी फैमिली, अपना कमिटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आती है। और जब भी कोई इंडियन लड़की इस बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए आती है, तो उसका एक प्रॉमिस रहता है उस गांव को, उस जगह को, उस माँ बाप को, अपने दोस्तों को, कि कुछ दिनों बाद, 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद मैं कुछ बन के आऊँगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस माया नगरी में बहुत सारी लड़कियाँ खो जाती है, और यहाँ के जो एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस की बर्डन को सॉल्व करने के लिए और भी बहुत सारे काम करने लगती है। और फिर वो सपना दूर होके वो एक यूट्यूबर बन जाती है, या तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती है, जिसके ज़रिए वो पैसा तो बहुत कमा लेती है, लेकिन वो अपने सपनों से बहुत दूर हो जाती है। तो ये दूर होते सपने को देखकर ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया कि अपने सपनों से दूर मत होइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग दुनिया में आए और चले गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा बहुत कम कमाया, जैसे कि संजीव कुमार खुद का घर नहीं ले पाया, लेकिन आज के डेट में भारतीय सिनेमा में एक हिस्ट्री है, सबके दिलों में घर है ना। कर लिया। तो हम नहीं चाहते कि किसी लड़की का सपना टूटे, खास करके लड़की का। और क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया आज हमारी इंडस्ट्री में, तो भटकी मत अपने ध्यान से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे अपने आप को ट्रेंड करना, पैसे कमाना, वो आपका मकसद नहीं है। आप जब पहली बार आपका देश, आपका राज्य छोड़ के आए थे, तो आपके दिमाग में एक ही सपना था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे बहुत बड़े एक्टर बनना है। लेकिन आज आज आपके दिमाग में क्या है कि मुझे पर डे के कितने पैसे कमाने हैं, क्योंकि मेरा खर्चा इतना है, छोड़ना यार, कहाँ सक्सेस होंगे करके। तो डोंट डू कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम्स। फिर से कम बैक करिए, छोड़ दीजिए। भले आज आप 10,000 कमा रहे हो, लाख रुपया कमा रहे हो, लात मारिए उसको। आज तकलीफ होगी, लेकिन कल की अगर आपको सुबह देखनी है तो आज की इनकम को छोड़ना पड़ेगा, वरना आज की इनकम मल्टीपल होते जाएगी, एक दिन अरबपति भी बन जाओगे, लेकिन वो वक्त चला जाएगा, फिर बुढ़े का रोल मिलेगा। मुझे तो लगता है, और ये हमको लगता है, इसलिए हम लोग ने इस अभियान की शुरुआत की है। चलो बैक टू दी क्वेश्चन की सर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, जब हम लोग ने आपकी टेक्निकल टेस्टिंग की थी कांस में, तो ये मैंने पार्थ को भी नहीं बताया था
जिस तरीके से आपने जो बीजीएम दिया है उसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को, तो सर देखा है कि ज़्यादातर जो मिक्सिंग करने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो रात में बहुत जगते हैं और ये काम करते हैं। तो ये रात का और एक अचीवमेंट का क्या इसका गहरा था? क्योंकि जब मैंने स्लम डॉग भी की थी तो मैंने रसूल कुकटी साहब का बहुत गहराई से उनको महसूस किया। तो सर ये रात का और म्यूजिक का क्या ताल्लुक है? सर वो थोड़ा पीसफुल होता है एनवायरनमेंट। आप तो डर नहीं लगता कभी कि हेल्थ इशू हो जाएगा? आप दिन में सो जाओ सुबह सो जाओ। रात में क्या है कि शांति रहती है, थोड़ा अच्छा लगता है, कोई फोन करने वाला नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो आप लगता है कि अब आपको सिर्फ अपना काम करना है और आपका तो बेस्ट परफॉर्मेंस। सर जो वक्त फिर फैमिली को देना चाहिए वो सारा वक्त आप जब आपके आर्ट में प्रोफेशन में देते हो तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग होता है क्या कि बहुत सारा वक्त? हर कला में और हर क्षेत्र में मुझे लगता है फैमिली का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है आपको ऊपर लाने में, वो साइलेंट हो या वो जिस प्रकार से होता है। बिकॉज फैमिली जो होती है वो आपको कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ वो चाहती है कि आप बड़े हो जाओ, आप वो पैसा कमा लो, वो नाम कमा लो, जो आपकी इच्छा हो। तो ये मीडिया भी कुछ ही पूछेगी आपको? नहीं, डेफिनेटली क्योंकि इसमें ओसीडी का मतलब जो था, हमने जब उसके बारे में रिसर्च किया था तो उसमें लगा कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो कि माँ बाप भी पहचान नहीं पा रहे बच्चों के प्रॉब्लम्स को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम जज करना जो है ना करते हैं कि भैया नहीं, अरे इसको तो ऐसे ही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, दिमाग में वहम होगा, कुछ भी दे। मगर क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती है ना, एक वक्त आने के बाद में उनकी बहुत बड़ी बीमारियों में, कैंसर में, इसमें बहुत सारी बीमारियों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तब सोचा कि एक समाज के लिए जो है हम कुछ इस तरीके से कुछ ये करें कि पैसा तो सब कमा रहे हैं मगर समाज में एक ऐसा चीज़ें हम दे जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आए। ये पिक्चर बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही बड़ा रीज़न था। अच्छा हनीफ सर, एज अ राइटर आप जब ने इसको लिख रहे थे तो बताइए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये कहाँ से आपके दिमाग में कंसेप्ट आया? क्योंकि ओसीडी से अनगिनत लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर मूवी बनाने की जो प्रयास किए, इसके पीछे की कहानी क्या है या क्या बताना चाहते हो? आज मीडिया के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आपका ये फुटेज हो सकता है इंटरनेशनल लेवल तक जाए, हो सकता है एक भी इंसान की ज़िंदगी में उजाला आए तो वो चीज़ें सफल हो जाएगी हमारी। तो बेसिकली 30 साल का मेरा टीचिंग का करियर रहा है। हम्म। पर्सनल डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह कोर्सेज में बच्चों को लेता था, पेरेंट्स को भी लेता था। तो मैंने 30 साल में ऑब्जर्व किया है कि जो ब्रोकन फैमिली होती है या मतलब मम्मी डैडी के बीच में आपस में कुछ प्रॉब्लम होता है, झगड़े होते हैं या वन पेरेंट वाला होता है, तो उनके बच्चों में अक्सर ओसीडी पाया जाता है। अगर नॉर्मल फैमिली रहेगी तो ओसीडी जनरली नहीं मिलता है। ये मैंने नोटिस किया। फिर पढ़ाई के दौरान मैंने बच्चों को हरकतें करते देखी इस तरह से। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे मैंने कहा कि 30 सालों से मैं देख रहा था तो उस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह था नहीं और बच्चों को अवेयरनेस नहीं था, पेरेंट्स को अवेयरनेस था कि कोई मेंटल बीमारी है। जैसे आपने देखा होगा इसमें लिखा है, डॉक्टर पूछती है कि इतने साल आपने किया कुछ, क्या किया? तो बोलता कुछ करना भी था क्या? किसको नहीं पता था कुछ मेंटल डिजीज है क्या है। फिर वो बोलती, जब बताती कि ओसीडी है तो बोलता अभी उसकी वाइफ भी समझाती कुछ तो है, क्योंकि लोग शुरू में पिक्चर में बताया कि स्लम एरिया से है, फिर शहर में जाते हैं तो उनके कल्चर में ये नहीं है कि ये मेंटल प्रॉब्लम क्या है, बार बार क्यों कर रहा है। उसको वहम हो गया उसके कजिन के बोलने पर, जबकि बाल नॉर्मल है, आंखें तो नॉर्मल ही होते हैं, फिर मुरझा जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस लिया था। और तब उसको जब डॉक्टर पर एक्सप्लेन करती कि क्या है, तो मुझे ऐसा लगा ये बातें दुनिया को पता होनी चाहिए, इसलिए ये लिखा मैंने। अच्छा सर, देखा आपके प्रोफाइल में हम लोग ने पढ़ा था, जब आपकी मूवी आई थी हमारे पास फेस्टिवल में, तो आप इसकी कुछ सीरीज बनाने वाले हो। जो आपका ये रिसर्च है 30 सालों का कि ओसीडी का जो दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप जो सीरीज लिख रहे हो वो कौन सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हाँ, जो कंप्लीट बन के एक सिनेमा बनने वाला है। यस, थैंक यू। ये मूवी 5 सेकंड पहले बंद कर दिया हमने। 5 सेकंड जो बंद हुआ उसमें डॉक्टर पूछती है हनी से कि व्हाट अबाउट अल्कोहल, शराब के बारे में क्या, तो चौंक जाता है, फिर मूवी एंड होती है। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जब ओसीडी कंपल्सिव जब बिहेवियर होता है ना, तो कोई दोस्त या कोई कजिन उसको थोड़ा पिला देता है तो उसको रिलीफ लगता है। उस दिन वो आईना चेक नहीं करता है, नॉर्मल रहता है, फिर सुबह शुरू कर देता है चेक करना, फिर रात को पी लेता है, तो 2-3-4 बार पीने का हैबिट हो जाती है, एडिक्शन। तो इसका सेकंड पार्ट का नाम है एडिक्शन, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है।
कि एडिक्शन लोग एडिक्टेड लोग कैसे बनते हैं, नॉट नेसेसरी के सब ओसीडी वाले एडिक्टेड बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है। फिर वो एडिक्शन से निकलता कैसे, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूंगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको एडिक्शन छोड़ दे। तो अवेयरनेस से एडिक्शन निकल सकता है, कोशिश से नहीं निकलता है। फिर वो लोग समाज उसको दारू पीता है, ये करता है, इतना करता है, उसके हाथ ही में नहीं तो कहाँ से छोड़ेगा, उसके हाथ में होना चाहिए ना, शराब छोड़ना, तंबाकू छोड़ना। तो सेकंड प्रोजेक्ट है एडिक्शन, एडिक्शन है। और जब वो निकल जाता है तो थर्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस, हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अपना शराब पे डिपेंड है ना, उसको ओसीडी हो रहा है, एक नॉर्मल जिंदगी जैसे जीते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो ओसीडी, अवेयरनेस एंड एडिक्शन, ये तीनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। यस, आपस ये में तीनों, किसी भी इंसान को ये तीनों चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। एडिक्शन का तो मैं श्योर हूँ कि अवेयरनेस से ही छूटेगा। जैसे रोशनी, अंधेरा जब होता है ना, उसको हटा नहीं सकते हो, उससे लड़ नहीं सकते हो। उसका एक ही तरीका है कि आप रोशनी को बढ़ाओ, जितनी मात्रा में रोशनी बढ़ेगी उतनी मात्रा में अंधेरा कम होगा। तो एडिक्शन जो है ना, वो अवेयरनेस से कम होता रहेगा। उसको छोड़ दोगे तो छूटेगी नहीं, छूटेगी तो बॉडी में अंदर अलग तकलीफ हो जाएगी। अच्छा अरसलान, एज अ लीड एक्टर, हर कोई जो एक्टर है लॉन्च होने के पहले या तो फीचर फिल्म में लॉन्च होना चाहता है या किसी रोमांटिक सब्जेक्ट में लॉन्च होना चाहता है। तो आपने एक तो शॉर्ट फिल्म चुनी खुद को लॉन्च करने के लिए, और दूसरी बात इतना एक डार्क सब्जेक्ट चुना, तो इसके पीछे एज ए एक्टर आपका क्या विजन था, क्यों चुना आपने इसको? आई थिंक हर एक एक्टर के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छी स्टोरी होना, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। कोई भी एक एक्टर को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो भी शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो, बॉलीवुड हो, वो शायद सेकेंडरी है। एक अच्छी स्क्रिप्ट होना, एक अच्छा कैरेक्टर होना जिसमें उसको जाना है, आई थिंक वो उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। और ये जब स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा और मैंने पढ़ा और मेरे फैमिली वालों ने पढ़ा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने पढ़ते साथ सोचा कि यार ये मुझे फर्स्ट मूवी मेरी यही चीज़। कंट्रीज में इतने हिट एंड रन केसेस है, एंड यार उस हिट एंड रन में इतने मासूम बच्चे मर चुके हैं कि अगर इसका गूगल का स्टेटिस्टिक आप देखो, और जो गूगल पे भी आप स्टेटिस्टिक देखोगे तो बहुत केसेस है, रियलिटी के स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली एक वो जर्म, वो मैसेज देना था कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन आवर कंट्री। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैसेज एकदम अपफ्रंट नहीं देना चाहिए, मतलब पिक्चर खत्म हो और मैसेज को हाईलाइट करते रहो, नहीं। फिल्म जो देखे वो कहीं ना कहीं बहुत इनडायरेक्टली ये बात समझ जाए, एंड काइंड ऑफ ये टू बी ऑनेस्ट ये मेरा मैसेज था। मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रहा है। जब मेरी लास्ट स्क्रीनिंग हो रही थी इंडिया के बाद जर्मनी में, जहाँ पे ऑनेस्टली Q&A में मुझे कम से कम 15 सवाल आए कि आर यू ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द हिट एंड रन केसेस दैट हैपन इन योर कंट्री। और जब मुझे ये पूछा गया, मुझे तब मैंने समझा जो मेरा मैसेज था वो बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हो रहा है, बिना बहुत एकदम मुंह पे रखने, लाइक मुंह पे नहीं रख रहा हूँ, बट वो वैसे कम्युनिकेट हो रहा है। क्या बोलना चाहोगे, इस 5 साल के एसोसिएशन में आपने क्या सीखा या क्या मिला? मुझे तो बहुत कुछ मिला आपसे। नहीं, मेरी लाइफ बदल गई, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट एड फिल्म्स में जर्नी बहुत अच्छी थी, बट जब फिल्म की दुनिया में आया तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत तकलीफें आई, बहुत रुकावटें आई लाइफ में। एंड एक चीज़ मैं विक्रांत जी को हमेशा बोलता हूँ, कुछ हमारी बात हुई, इन्होंने इनके फेस्टिवल्स में मैं पहले से भी जुड़ा हुआ था, बट मैंने कोई एक रोमांटिक कॉमेडी पिक्चर बनाई थी लाइक विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और जो मैंने कभी कॉल किया, इनको दिखाया, इनको बहुत अच्छी लगी। अंकल ऑन द रॉक्स, अंकल ऑन द रॉक्स तो पहली थी बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर, अच्छा बेस्ट शॉर्ट फिल्म एवर जो आपने देखी। और उसके बाद में जो एक इनके साथ मेरी जर्नी चालू हुई, जो बेसिकली पहले वो फिल्म मेरी स्क्रीन हुई एक फेस्टिवल में, फिर एक मेरी दूसरी फिल्म एड्रेनलिन हुई जो इनको अच्छी लगी, जो फिर कांस के एक ऑनलाइन एडिशन में भी सिलेक्ट हुई थी। और उसके बाद में इनका हाथ जैसे मेरे सर पे आया, मतलब सिर्फ इनके साथ नहीं बट इवन दूसरी जगह मेरी मतलब बहुत लाइफ बदल गई। मतलब मेरी फिल्म्स ऑटोमेटिक, वो क्या होता है ना कि एक बार एक एनर्जी क्रिएट होती है तो वो एनर्जी हर जगह स्प्रेड हो जाती है। और मेरी फिल्म्स फिर मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ स्टुटगार्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न कोया फिल्म फेस्टिवल, जो मैं इसका बोल रहा था, लाइक इवन जो स्टोलन फ्यूचर का था, एक यूएस में बहुत बड़ा फेस्ट है पैनिक फेस्ट, लाइक वो करते 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 मतलब ऐसा हो गया कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है मैं हॉलीवुड से बस 10 कदम दूर हूँ। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आसपास आ भी सकता हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ हाथ है, वो इनकी वजह से हुआ है। मैं हमेशा ये क्रेडिट इनको देता हूँ।
उसके लिए। हाँ पार्था, आप आरे क्या चाहते में हो से कि बॉलीवुड में हमारे इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि नए फिल्म मेकर्स नए कलाकारों को रास्ता खुल जाए? मुझे ये लगता है बेसिकली ना एक कॉमन कनेक्ट जो एक्टर्स के साथ होता था ना वो मिसिंग है अभी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन ऑफ सिनेमा। अभी सब बना बनाया लोगों को मिल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा अवेयरनेस लोगों को कम हो रहा है। मतलब सर ने जब कहा, राजेश खन्ना, तो जब सोशलिस्टिक मूवमेंट थी 50s में, तो हमारे एक्टर्स गुरुदत्त साहब और राज कपूर जी ऑडियंस से बहुत क्लोज थे, यू नो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, या मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उसके बाद रिवोल्ट आया, उसके बाद रोमांटिक्स आए, तो दिलीप साहब और राजेश खन्ना जी ने रूल किया। तब रेवोल्यूशन आया, एंग्री यंग मैन, तो धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन, एंड देन यू नो विनोद खन्ना एंड शत्रुघ्न सिन्हा। फिर डिस्को आया, मिथुन, फिर अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ एंड बोफोर्स और लालू प्रसाद यादव जी के एंट्री के बाद गोविंदा जी ने लाइमलाइट हासिल किया। आज हमें कॉमन कनेक्ट किसी हीरो के साथ नहीं मिल रहा है कि आज बच्चे बड़े होके कहे कि यार मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है, या मुझे यू नो वासीपुर जैसी फिल्म करनी है। वो एक कनेक्ट चला गया, एंड दैट इज बिकॉज वो भूख नहीं रही। सब अभी ना आप सेंसेशनलिज्म के नाम पे कर रहे हो। तो दो टाइप का सिनेमा होता है मुझे लगता है, दो टाइप की फिल्म्स बनती है। एक होता है सिनेमा विच इज टू एंटरटेन, एक होता है मूवीज टू मूव पीपल। तो हमने ये अभियान छेड़ा है कि भाई हमें पैसे तो मिल रहे हैं कमर्शियल सिनेमा से, बट हम हमारी सोच कैसे लोगों तक पहुंचाए। तो दैट जॉब इज थ्रू मूवीज। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मूवीज इज टू मूव पीपल in a good way or bad way, and just let them think and make them more aware of cinema. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.